जस्टिस यशवंत वर्मा एक हाई कोर्ट के जज, जिनके घर बोरियों में भर भर के करोड़ों रुपए मिले। आज यहां एक सवाल खड़ा होता है कि अगर न्याय देने वाला ही सवाल के दायरे में आ जाए तो न्याय का क्या भरोसा बचेगा। इस केस में बात पार्लियामेंट तक पहुंची, स्पीकर ने इंक्वायरी कमेटी भी बनाई, लेकिन जस्टिस यशवंत वर्मा ने दावा किया कि यह कमेटी गलत है। आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे पूरी कहानी के बारे में, जानेंगे हर एक प्रोसीजर जिसके जरिए किसी भी दागदारी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है। तो लेक्चर में अंत तक बने रहेंगे और जो भी साथी दोस्त प्रिय एस्पिरेंट इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके के बेहतरीन लेक्चर्स मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा। तो देखिए दोस्तों, मामला शुरू होता है तब जब दिल्ली में सरकारी घर है जस्टिस यशवंत वर्मा का, सरकारी निवास मिलता ही है, तो वहां पर एक स्टोर रूम में आग लग जाती है। जब स्टोर रूम में आग लग जाती है तो जस्टिस वर्मा के घर फायर ब्रिगेड पहुंचती है आग बुझाने के लिए। आग बुझाने की उस प्रक्रिया में बोरियों में भर भर के नोटों की गड्डियां निकलती हैं, जिनको गिन पाना भी मुश्किल था। इम्पॉसिबल तो नहीं कहेंगे, लेकिन मुश्किल जरूर था और बहुत मुश्किल था। अब सवाल खड़ा होता है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में इतने सारे रुपए, जबकि आपकी आमदनी इतनी नहीं है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से ब्लैक मनी, कहीं ना कहीं से काला धन या फिर करप्शन का पैसा आपके स्टोर रूम में पड़ा था, जिसे प्रकृति ने खुद दुनिया के सामने ला करके खड़ा कर दिया। अब अभी इंपीचमेंट की बात शुरू होगी कि जस्टिस यशवंत वर्मा को इंपीच किया जाएगा, यानी कि उनके पद से हटा दिया जाएगा। लेकिन जज तो जज है, यानी कि एक बहुत बड़ा पद है, तो जज इतना बड़ा पद होता है कि उसको यूं ही नहीं हटाया जा सकता। उसके लिए एक प्रोसेस होता है, इंपीचमेंट प्रोसेस कहा जाता है। अब इंपीचमेंट प्रोसेस कौन शुरू करता है? तो पार्लियामेंट शुरू करती है, यानी कि मुद्दा पहुंच गया पार्लियामेंट में, और वहां पर लोकसभा के स्पीकर ने एक इंक्वायरी कमेटी बिठा दी कि भाई इंक्वायरी करो, क्योंकि मुद्दा बहुत ही ज्यादा सीरियस है। लेकिन जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की कि नहीं, ये कमेटी गलत बनाई जा रही है, क्योंकि कोई भी इंक्वायरी कमेटी बनाने के लिए दो सदनों की आवश्यकता होती है, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों जब तक मिलकर के सिग्नेचर ना करें, अप्रूव ना करें, कोई भी कमेटी नहीं बनाई जा सकती। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया है और कहा है कि नहीं, कमेटी बनाई जाएगी और केवल लोकसभा के कहने पर ही बनाई जा सकती है। कोई जरूरी नहीं है कि दोनों हाउसेस को यहां पर इन्वॉल्व किया जाए और दोनों हाउसेस का सिग्नेचर इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है। तो अब यही आपका मुद्दा हम लोग पढ़ने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया है। क्या रिफ्यूज कर दिया है? कि जस्टिस यशवंत वर्मा की जो इंक्वायरी शुरू हो चुकी है उस पर रोक लगाने से मना कर दिया है। साफ कहा है, देखिए जस्टिस यशवंत वर्मा ने रोक लगाने की मांग किया है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा दोनों की सहमति जरूरी है। अब दोनों की सहमति नहीं है, फिर भी यहां पर लोकसभा के कहने पर इंक्वायरी चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा इंक्वायरी नहीं रुकेगी, इंक्वायरी चलती रहेगी, याद रखिएगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई कर दिया है इंक्वायरी को रोकने की जो रिक्वेस्ट है यशवंत वर्मा की, साफ मना कर दिया है। लोकसभा स्पीकर ने एक कानून के दायरे में रहकर ही एक्शन लिया है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लोकसभा स्पीकर एक्टेड विद इन द लीगल अथॉरिटी। लोकसभा स्पीकर ने कोई भी फंडामेंटल राइट या किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया है यहां पे आपके खिलाफ कोई भी इंक्वायरी शुरू करने से पहले। यहां पे जो कुछ भी हुआ है सर, यशवंत वर्मा सर, एक कानून के दायरे में रहकर ही हुआ है, कानून को फॉलो करते हुए ही हुआ है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि कानून से बाहर जाकर आपके खिलाफ इंक्वायरी कमेटी बिठाई जा रही है। यहां पे कोई भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं हुआ है, यानी कि मौलिक अधिकार का हनन नहीं किया गया है, क्योंकि जस्टिस यशवंत वर्मा ने कहा है कि आर्टिकल 14 जो है जो कि मुझे इक्वालिटी का अधिकार देता है, इक्वालिटी यानी कि बराबरी का अधिकार देता है, तो मुझे प्रोटेक्शन का अधिकार देता है, बराबर में प्रोटेक्शन का अधिकार देता है। तो मेरी प्रोटेक्शन ये है कि भैया दोनों के दोनों सदनों का सिग्नेचर होना चाहिए, अप्रूवल होना चाहिए, तो ही इंक्वायरी कमेटी बिठाई जा सकती है। याद रखिए, तो आर्टिकल 14 का हवाला दिया था और उसके बाद आर्टिकल 21 का हवाला दिया था, जिसमें हम लोग राइट टू लाइफ यानी कि जीवन जीने का अधिकार मिलता है आर्टिकल 21 में। अब इसमें राइट टू लाइफ से सांस लेने को ही नहीं कहा जाता, इज्जत से जीने को, डिग्निटी, मान सम्मान, प्रतिष्ठा के साथ जीने को राइट टू लाइफ कहा जाता है। तो यहां पे जस्टिस वर्मा ने कहा भाई मेरा फंडामेंटल राइट भी छीना जा रहा है, और इसलिए छीना जा रहा है क्योंकि मुझ पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं और इससे मेरा सम्मान सोसाइटी में, मेरा जो इज्जत
प्रतिष्ठा सब घट रही है। तो फंडामेंटल राइट का भी वायलेशन किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया, कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है सर, ठीक है। अब देखिए इतना बड़ा केस है तो जाहिर सी बात है इंक्वायरी कमेटी तो बैठेगी। अब आपका कोई भी फंडामेंटल राइट यहाँ पे नहीं छीना जा रहा है, और क्यों नहीं छीना जा रहा है हम आपको आगे बता देंगे। कौन कौन से एक्ट आ रहे हैं जो प्रूव करते हैं कि आपसे फंडामेंटल राइट नहीं छीना जा रहा है। देखिए केस कहां से शुरू हो जाता है। केस जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आग लग जाती है, फायर ब्रिगेड घर पहुंचता है और जो अनकाउंटेड नोट कैश मिलता है जस्टिस यशवंत वर्मा के घर, उन्होंने इनकार कर दिया कि भैया हमारा नहीं है और मुझे परिवार को पता भी नहीं है कि इतना सारा कैश आया कहां से, ठीक है। और जुडिशियल सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। याद रखिए हम लोग पागल नहीं है, ना ही जनता पागल है और ना ही सुप्रीम कोर्ट पागल है कि इतना सारा कैश मिलके और आपको यूं ही बोल दे कि नहीं नहीं सर ठीक है आपने बोल दिया और हमने मान लिया कैश आपका नहीं है। चलो ऐसा नहीं होता सर, ठीक है, आप पे इंक्वायरी कमेटी बिठाई जाएगी। अभी जैसे ही ये बात मीडिया में आई, जैसे ये बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, सुप्रीम कोर्ट ने फटाफट एक कॉलेजियम मीटिंग बुलाई, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई सुप्रीम कोर्ट ने कि भैया जल्दी से इंक्वायरी करना जरूरी है, जल्दी से इस जो केस के जड़ तक जाना जरूरी है, क्योंकि मामला बहुत बड़ा है। क्योंकि भाई हाई कोर्ट का जज, समझ रहे हो, हाई कोर्ट का जज जिसकी न्याय पे पूरे भारत को भरोसा है, जिसको न्यायमूर्ति कहा ही जाता है, अब वहां पे उनको शक के दायरे में उनको उनके घर पे मिला है कैश, तो जाहिर सी बात है उन पे करप्शन के चार्ज लग रहे हैं और न जाने कितने केसों में उन्होंने पैसे लेके फैसले सुनाए होंगे। इस तरीके के सवाल खड़े हो जाते हैं। जस्टिस वर्मा को फिलहाल तत्काल पद से हटा दिया गया और कहा गया कि भैया आप इलाहाबाद चले जाओ, अभी आप दिल्ली में हो, आप इलाहाबाद चले जाओ। तो इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने भी इनको वापस लेने से मना कर दिया कि नहीं नहीं ये करप्टेड बंदे को हम अपने पास अभी नहीं रखेंगे, दिल्ली में ही इनको चलाओ जो भी प्रोसीजर चलाना है। तो दिल्ली में अभी प्रोसीजर चल रहा है इनके ऊपर, इनको फिलहाल इनके पद से निलंबित कर दिया गया है ताकि ये इंक्वायरी को डिस्टर्ब ना करे। सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्मल इंक्वायरी का प्रॉपर एक प्रोसेस दिया कि भाई जल्दी से इनके ऊपर फॉर्मल इंक्वायरी बिठाई जा सके। अब ये इंक्वायरी कमेटी बिठाएगी। अब इंक्वायरी कमेटी 3 जजों को मिलकर के बिठाया गया, 3 जजों को मिलाकर यहाँ पे इंक्वायरी कमेटी बनाएगी, जिसमें आप लोग देखोगे चीफ जस्टिस शील नागी सर, और उसके बाद देखोगे चीफ जस्टिस संधावालिया और चीफ जस्टिस अनु शिवरमन जी को देखोगे। यहां पे आपको दिखाई देगा, ठीक है, एक मेल और एक फीमेल और 2 मेल, यानी कि यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी को भी दिखाया गया है ताकि संवेदनशीलता का बैलेंस बना रहे। और ये जो इंक्वायरी होगी इन हाउस जुडिशियल प्रोसीजर में होगी। इन हाउस जुडिशियल प्रोसीजर का मतलब यहाँ पे पुलिस वगैरह नहीं इन्वॉल्व होगी, कोर्ट कचहरी में ही सारा मामला निपटा दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। यानी कि जो सिविल जो लोग होंगे, सिविल जो इंक्वायरी होगी वो यहां पे हम लोग नहीं देखेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखते हैं यहां पे क्या चीज आती है, ठीक है। व्हाट इज सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड। अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि अब जैसे ये पहुंचे हैं, जस्टिस वर्मा सर पहुंचे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको क्या बोला है कि सर देखिए आप जो कह रहे हो कि जो इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई है गलत बिठाई गई है, गलत नहीं बिठाई गई है। और गलत कैसे नहीं बिठाई गई है जरा ध्यान से सुनिएगा। एक जजेस इंक्वायरी एक्ट आता है 1968 का, ठीक है। अब यह बताता है कि किस तरीके से जजेस को रिमूव किया जाएगा, यानी कि किस तरीके से जजेस के खिलाफ इंक्वायरी कमेटी बिठाई जाएगी, किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन होगा, किस तरीके से रिपोर्ट पेश की जाएगी, सब यही बताता है। तो आपके खिलाफ जो इंक्वायरी कमेटी बिठाने का जो फैसला दिया गया है ना, इसी कानून के अंडर में लिया गया, यानी कि कानून को हम लोग फॉलो करते हुए डिसीजन लिए हैं। अब ये क्या कहता है देखिए कि अगर तो राज्यसभा का मोशन इन्वॉल्व नहीं है, राज्यसभा में अपना फैसला दिया नहीं, या फिर राज्यसभा ने नहीं कहा कि भैया इंक्वायरी शुरू कर दो, क्योंकि देखिए कोई भी कमेटी के लिए दोनों हाउसेस की ज्वाइंट कमेटी की जरूरत पड़ती है, लोकसभा राज्यसभा दोनों मिल करके एग्रीमेंट दे कि हाँ भैया इंक्वायरी शुरू कर दो। लेकिन यहां पे ये नहीं कहा गया कि अगर एक अवेलेबल नहीं है, अगर एक सिग्नेचर नहीं करता है तो उस केस में क्या किया जाएगा। यानी कि यहां पर यह तो कहा गया है कि दोनों का रिक्वायरमेंट है ना, दोनों जो हाउसेज हैं, दोनों हाउसेज का एग्रीमेंट जरूरी है, दोनों हाउसेज का मानना जरूरी है कि हाँ भैया इंक्वायरी कमेटी बिठा दो। लेकिन यह नहीं कहा गया है कि अगर एक हाउस पीछे हट जाए तो दूसरा हाउस क्या करेगा। तो उस केस में तो हम बोल सकते हैं ना कि भैया फिर एक हाउस अपना एग्रीमेंट दे देगा, एक हाउस इंक्वायरी कमेटी बिठा देगा। तो सर यहाँ पे इंक्वायरी कमेटी बिठाई जा रही है और लोकसभा के कहने पर बिठाई जा रही है, तो आप परेशान ना हो, बिल्कुल सब कुछ न्याय के दायरे में हो रहा है और आपका किसी भी फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार का हनन यहां पर नहीं किया जा रहा है, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं, ठीक है, कि जो ये प्रोसीजर हो रहा है
अब अगर ये दागदार साबित हो जाते हैं तो इन पे क्या लगाया जाएगा, इंपीचमेंट लगाया जाएगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को हटाने का प्रोसेस होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंपीचमेंट कहते हैं। तो देखिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जिन आर्टिकल्स का सहारा लेकर के हटाया जाता है, आर्टिकल 124 क्लॉज 4 और आर्टिकल 124 क्लॉज 5 लगाया जाता है। इसमें दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को किस तरीके से हटाया जाएगा, इंपीचमेंट लगाया जाएगा। आर्टिकल 218 बताता है कि हाई कोर्ट के जो जज हैं उन्हें कैसे हटाया जाएगा, याद रखिएगा। और किस केस में हटाया जा सकता है, अगर तो उनका बिहेवियर मिसबिहेवियर दिखा जाए, यानी कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई काम किया है, उनका बिहेवियर कॉन्स्टिट्यूशन के सपोर्ट में नहीं रहा है तब, या फिर उनकी इनकैपेसिटी है, अब मानसिक रूप से ही तबियत खराब हो गई, बीमार हो गए, तब ये हटाया ही जाएगा, सीधी सीधी बात है ना बच्चों, याद रखेगा। अब जो ये अब तो रिमूवल का आपको पता चल गया, ठीक है, कि अगर तो उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई काम किया है तो हटाया जाएगा, मानसिक रूप से परेशान है, बीमार है तो उनको हटा दिया जाएगा, वे इंपीचमेंट उन पे लगाई जा सकती है, ठीक है। अभी देखेंगे ये एक्ट क्या बताता है, अब किस एक्ट के तहत उनको हटाया जाएगा, इंपीचमेंट लगाया जाएगा, समझ में आ गया, ठीक है, हटाने के लिए। अब ये इंपीचमेंट कैसे लगाया जाएगा, कैसे, याद रखिएगा, इंपीचमेंट में एक एक्ट आ जाता है, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। ये क्या बताता है कि किस तरीके से कमिटी बनाई जाएगी किसी भी जज के खिलाफ, ये बताता है किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस चलाया जाएगा किसी भी जज के खिलाफ, किस तरीके से रिपोर्ट सबमिट किया जाएगा, रिपोर्ट जमा करवाई जाएगी किसी भी जज के खिलाफ, जो इंक्वायरी कमिटी उसको रिपोर्ट पेश कराई जाएगी, ये सब कुछ आपको यहां पर बताया जाता है। ये बताया जाता है, ये बताता है कि किस तरीके से जुडिशरी और पार्लियामेंट एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, याद रखना। और जुड़े हुए क्यों है भाई, जुडिशरी यानी कि जज, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब जुडिशरी में आ जाते हैं। इनको हटाने के प्रोसेस को कहा जाता है इंपीचमेंट, और इंपीचमेंट तभी लगेगा जब पार्लियामेंट कहेगी, याद रखना, इंपीचमेंट तभी लगेगा जब पार्लियामेंट कहेगी, यानी पार्लियामेंट इंपीचमेंट लगा सकती है। अब आगे देख लेंगे भाई साहब, ठीक है, किस तरीके से ये लगाया जाता है, यानी कि यहां पे पार्लियामेंट कैसे इन्वॉल्व हो जाती है, इंपीचमेंट लगेगा, ये तो समझ में आ गया, ठीक है। अब पार्लियामेंट कैसे इन्वॉल्व हो जाती है, क्योंकि इंपीचमेंट जब तक पार्लियामेंट नहीं चाहेगी ना, इंपीचमेंट नहीं लगाया जा सकता। इसमें सबसे पहला स्टेज आता है मोशन, यानी कि लोकसभा राज्यसभा में मोशन पेश होगा, मोशन पास किया जाएगा। अगर लोकसभा कह दे कि हाँ भैया लगाओ तो लगाया जाएगा, ठीक है, राज्यसभा कह दे तो लगाओ तो लगाया जाएगा, वरना नहीं लगाया जाएगा। तो कितने मेंबर्स कहने चाहिए, तो याद रखना, अगर 100 एमपी लोकसभा से कह देते हैं इंपीचमेंट लगाने के लिए और 50 एमपी राज्यसभा से कह देते हैं इंपीचमेंट लगाने के लिए, तो इंपीचमेंट लगाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद कमिटी बनाई जाएगी, कमिटी में हमेशा 3 मेंबर रहेंगे, एक सुप्रीम कोर्ट का जज, एक हाई कोर्ट का जज और एक कोई भी इंपॉर्टेंट ऐसा बंदा जिसको कानून का बहुत ज्यादा ज्ञान हो। और उसके बाद आता है इन्वेस्टिगेशन, ये भी बनाएगी, कमिटी बनाएगी, कमिटी क्या करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी। अब जो भी इन्वेस्टिगेशन का जो रिपोर्ट होगा, उस रिपोर्ट को आगे चल के पेश कर दिया जाएगा पार्लियामेंट में, ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। अब पार्लियामेंट में रिपोर्ट पेश किया जाएगा, तो उस रिपोर्ट, अब देखिए यहां पे कमिटी का काम खत्म हो गया, कमिटी का काम खत्म हो गया, रिपोर्ट पेश कर दिया, अब फैसला पार्लियामेंट ही करेगी, फैसला पार्लियामेंट ही करेगी। तो पार्लियामेंट में अब जब पास किया जाएगा वो रिपोर्ट, तो यहां पे वोटिंग किया जाएगा पार्लियामेंट में, याद रखना, वोटिंग किया जाएगा पार्लियामेंट में। देखिए वोटिंग में क्या होता है, वोटिंग में 2/3 मेंबर जो है ना वो होने चाहिए। जैसे कि मान लीजिए 100 बंदे हैं वोटिंग करने वाले, तो इसमें कम से कम मान लीजिए 67 बंदे वोट करने चाहिए, जो भी वोट करेंगे वही माना जाएगा। क्योंकि यार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज के रिमूवल की बात है ना, बड़ी बात है, जब बड़ी बात है, सीधी सीधी बात है यार, ये हम 1/3 या ये हाफ 50+1 का मेजोरिटी नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे 2/3 मेजोरिटी की बात की जाती है। और अगर फैसला हो जाता है कि हटाया जाएगा, तो प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होगा और जज को रिमूव कर दिया जाएगा। अब देखना यही है कि इस प्रोसेस तक जस्टिस यशवंत वर्मा पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते, क्योंकि इल्जाम तो बहुत ज्यादा गहरे हैं। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं तक, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और आप लोगों ने नोट्स बनाए होंगे और बहुत सारी चीजें समझने का आपको मौका मिला होगा। इसी तरीके से और भी बेहतरीन लेक्चर्स मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।